हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बीएससी सेकेंड ईयर के लिए थर्ड पेपर में स्टैटिक्स की शुरुआत की थी। आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कुछ कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में देखे थे, उनको मैं इस वीडियो में भी रिपीट कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे और उनके आगे के डाउट्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उनके बारे में हम आज एक एग्जाम्पल के द्वारा अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है सभी से कि वीडियो को अंत तक देखें और मैं जो आपसे कहने का प्रयास कर रहा हूं आप उसको समझने की कोशिश करें ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं हूं सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने वीडियो की ओर। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बीएससी सेकंड ईयर के लिए थर्ड पेपर की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने एक टॉपिक उठाया था, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, यानी समतलीय बलों के लिए संतुलन का प्रतिबंध। ये बीएससी सेकंड ईयर का फर्स्ट यूनिट है, थर्ड पेपर का फर्स्ट यूनिट है। इसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर समतल में स्थित किसी कण पर या पिंड पर एक या दो से अधिक बल काम कर रहे हों अलग अलग एंगल में, तो उन बलों का एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश वियोजित भागों का योग आर एक्स और आर वाई हम मानते हैं, और आर एक्स और आर वाई का जो परिणामी होगा उसको हमने आर माना था। तो परिणामी का परिमाण निकालने का जो फॉर्मूला था हमारे पास, आर इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स का वर्ग प्लस आर वाई का वर्ग था। फिर ये परिणामी एक्स अक्ष से कितने डिग्री के कोण पर क्रिया करेगा उसके लिए फॉर्मूला था परिणामी की दिशा। अगर हम थीटा मानते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, तो यहां से थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स निकल जाती है। तो ये दो फॉर्मूले थे परिणामी का परिमाण और परिणामी की दिशा ज्ञात करने के लिए। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल हम इस वीडियो में लेते हैं और उस एग्जाम्पल में भी देखेंगे कि हमको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी जिनको हमें सॉल्व करना है और उनको हम कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं उस एग्जाम्पल को। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमको दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है जिसका केंद्र बिंदु O है और एक दो तीन चार पांच और 6 परिमाण के बल, ये भुजाएं दे रखी है ए बी सी डी ई डी ई एफ, और ए एफ के अनुदिश क्रियाशील है। निकाय का O पर एक बल युग्म में समानयन कीजिए और ए बी पर वह बिंदु भी ज्ञात कीजिए जिससे परिणामी गुजरता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमको परिणामी का परिमाण ज्ञात करना है। बल युग्म में समानयन करने का मतलब हमको परिणामी का परिमाण ज्ञात करना है, परिणामी की दिशा ज्ञात करनी है और वो परिणामी एक्स अक्ष पर कौन से बिंदु से गुजरेगा, तो मूल बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए हमको जी अपॉन आर का फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। जी अपॉन आर मूल बिंदु से वह दूरी होती है जहां पर परिणामी क्रियाशील होता है। तो जी अपॉन आर का मतलब परिणामी बल और जी का मतलब है आघूर्ण, तो इसका मतलब हमें इसमें आघूर्ण भी निकालना है, आर का मान भी निकालना है, थीटा भी निकालना है और वो बिंदु ज्ञात करना है। तो ये जो बल हमको दिए हुए हैं, इन बलों के लिए हम एक समषटभुज की रचना करेंगे, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनके बलों को लिखेंगे और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका वियोजन करेंगे। तो यहां सबसे पहले हमको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित भागों का योग आर एक्स और आर वाई मान लेना है, साथ में परिणामी आर मान लेना है और परिणामी की दिशा जो एक्स अक्ष के साथ होगी थीटा, वो सारी चीजें हमें माननी है। देखिए, माना ओ एक्स
तथा ओ वाई के अनुदिश बलों के वियोजित भागों का योग बलों के वियोजित भागों का योग तो वियोजित भागों का योग हम क्या मानते हैं? वियोजित भागों का योग मानते हैं हम आर एक्स और आर वाई। तो वियोजित भागों का योग हमने ले लिया आर एक्स और आर वाई, साथ में इनका परिणामी भी तथा इनके परिणामी का परिमाण एवं दिशा, दोनों चीजें एक साथ मान लेते हैं। परिणामी का परिमाण और दिशा आर और थीटा हो तो अब हम यहां पर पहले समषटभुज का डायग्राम बना लेते हैं। देखिए हम यहां पर जो हमको प्रश्न में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना लेते हैं। हमें दिया हुआ है ए बी सी डी एक समषटभुज, तो हमने ये ए बी सी डी एक डी ई एफ एक समषटभुज बना लिया। यहां पर इसका जो केंद्र बिंदु है वो बिंदु ओ मान लिया हमने, दिया हुआ है प्रश्न में। अब 1 2 3 4 5 और 6 परिमाण के बल इन भुजाओं के अकॉर्डिंग लगाना है। तो ए बी पर 1 है, तो ए बी की डायरेक्शन ए से बी की ओर 1। दूसरा सी बी, सी से बी की ओर, सी से बी की ओर 2। तीसरा है सी डी, तो सी से डी की ओर 3। फिर अगला है ई डी, ई से डी की ओर 4। फिर नेक्स्ट है ई से एफ की ओर, तो ई से एफ की ओर डायरेक्शन में 5। और लास्ट है ए एफ, ए से एफ की ओर, और वो दे रखा है 6 इकाई का बल। तो ये हमारे पास जो समषटभुज हमको प्रश्न में दिया हुआ है उसका डायग्राम बन गया। हम यहां पर मान लेते हैं कि जो परिणामी है वो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु से गुजरता है थीटा कोण बनाते हुए। तो हमने ये आइडिया के लिए एक लाइन ले ली है केवल कि मान लिया ये कोई आर है और थीटा कोण पर क्रियाशील है। तो अब हमको करना क्या है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित भागों का योग ज्ञात करके फॉर्मूले से आर की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो हो जाएगा एक बल युग्म में समानयन। फिर उसके बाद ये जो ए बी रेखा है, इस ए बी रेखा पर हमको वह बिंदु ज्ञात करना है जिससे परिणामी गुजरता है। तो ए बी रेखा के ऊपर वो बिंदु हम निकाल करके देखेंगे और वो बिंदु कहलाता है जी अपॉन आर। तो जी अपॉन आर की जो वैल्यू होगी वो ए बी रेखा पर ही होगी, क्योंकि ए बी पर ही ज्ञात करना है हमको ये वाला बिंदु। चलिए अब आगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित भागों का योग निकालते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग निकालेंगे जिसको हम आर एक्स बोलते हैं, तो उसमें कॉस थीटा काम में लेना होता है। एंगल हमेशा एक्स अक्ष के साथ नापने। इसके अलावा जब हम वाई अक्ष के अनुदिश जब वियोजित भागों का योग निकालेंगे आर वाई का मान, तो सारे कॉसों को साइन में चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहता है। एंगल हमेशा हमको एक्स अक्ष के द्वारा ही नापने हैं। चलिए अब हम यहां से आर एक्स की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। आर एक्स की वैल्यू निकालने से पहले हमको इस समषटभुज के प्रत्येक अंत्य कोण के बारे में पता होना चाहिए कि प्रत्येक अंत्य कोण कितने डिग्री का होगा समषटभुज का। तो उसके लिए यहाँ पर ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुभुज का प्रत्येक अंत्य कोण n-2 इंटू 180 अपॉन n होता है। n इक्वल टू अगर यहाँ पर हम 6 रखेंगे 6 रखेंगे तो 120 प्राप्त होगा, यानी कि प्रत्येक अंत्य कोण 120 डिग्री का हो जाएगा, जिससे हमको बाहर के एंगल के बारे में पता लग जाएगा। जैसे ये 120 है तो बाहर का एंगल 60 डिग्री का होगा। अब हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग
इनके एंगलों का पता करके कॉस के साथ इसको लिखते हैं। जैसे ए बी से ही शुरू करते हैं तो ए बी के अनुदिश जो बल है वो 1 है, तो 1 इंटू कॉस, और कॉस के साथ जो एंगल आएगा ये डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे की तरफ जाने का मतलब है एक्स अक्ष से ऊपर की तरफ जब ये कोण हम नापेंगे तो 180 तो ऊपर का ही हो जाएगा, और 60 डिग्री यहां पर ये आधा यानी कि 240 डिग्री यहां पर आ जाएगा। अगला बल है हमारे पास 2, और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी कि इस डायरेक्शन को यहीं पर हमने ऊपर की तरफ लिया, तो एक्स अक्ष से जो इसका कोण बनेगा 180 में से ये 60 घटा देंगे तो 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये 120 डिग्री का कोण हो गया। नेक्स्ट जो बल है वह है 3 इकाई का, और कॉस एक्स अक्ष के पैरेलल है इसलिए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा यहां पर। फिर नेक्स्ट बल है अपने पास 4, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ई डी बल है, ये ई डी भुजा के अनुदिश जो ए बी के समांतर है इसलिए इसका भी कोण 240 डिग्री ही रहेगा। अगला बल हमारे पास 5 इकाई का है, और 5 इकाई का जो बल है वो ई एफ के अनुदिश क्रियाशील है, और ई एफ सीबी के अनुदिश थी, तो सीबी वाला जो बल था उसका एंगल था 120, तो इसका भी 120 ही रहेगा। और लास्ट हमारे पास 6 इकाई का बल है, और ये एक्स अक्ष के अनुदिश है जो सीडी के पैरेलल है, इसलिए जो सीडी की डायरेक्शन थी वही इसकी रहेगी, और सीडी की डायरेक्शन 0 डिग्री की थी तो कॉस की भी 0 डिग्री की ही रहेगी। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। कॉस 240 का मान -1/2 होता है, +2 कॉस 120 का मान भी -1/2 होगा, +3 कॉस 0 का मान 1, +4 कॉस 240 का मान -1/2, +5 -1/2 कॉस 120 का मान, +6 और कॉस 0 का मान 1। यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव संख्या जो हमारे पास आ रही है 3 और 6 9 आ रही है, बाकी सारी माइनस की संख्याएं हैं, तो माइनस की संख्या कितनी हो रही है यहां पर माइनस का 1/2, माइनस का 1 और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि आर एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हमको आर वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आर वाई की वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है। जितने भी कॉस लिखे हुए हैं सबको साइन में चेंज कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो वो आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 1 साइन 240 +2 साइन 120 +3 साइन 0 +4 साइन 240 +5 साइन 120 और +6 साइन 0। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। साइन 240 डिग्री थर्ड भाग होता है, थर्ड भाग में साइन ऋणात्मक होता है, और 240 को हम 180 + 60 लिखेंगे तो माइनस का √3/2 इसकी वैल्यू आएगी। +2 साइन 120 सेकंड भाग में, सेकंड भाग में साइन पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा 180 - 60 यानी कि प्लस का √3/2 इसकी वैल्यू रहेगी। साइन 0 की वैल्यू 0 इसलिए टोटल 0 हो जाएगा। प्लस का 4 साइन 240 का मान माइनस √3/2 फिर से, +5 फिर माइनस √3/2 साइन, प्लस का √3/2 साइन का मान, तो प्लस का √3/2 और प्लस साइन 0 का मान 0 होने से ये वाला पद भी 0 हो जाएगा। यहां पर इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो गया माइनस का √3/2 प्लस का 2 √3/2 और माइनस नेक्स्ट को जब सॉल्व करेंगे तो यहां से 2 से इसको काट देंगे 4 को, तो ये हो जाएगा 2 √3/2 और प्लस का 5 √3/2। यहां से जब प्लस और माइनस की संख्या को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो ये देखिए +2 और +5, तो प्लस तो 7 है और माइनस के 3 है, तो माइनस का 2 √3 प्लस का 2 √3 इसका मान बच जाएगा।
और आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के √3 हो जाएगा। तो यहां अभी हमने Rx और Ry की जो वैल्यू है वो निकाल ली। अब हमने ऊपर परिणामी का परिमाण r माना हुआ है और दिशा थीटा मान रखी है, तो परिणामी का परिमाण और दिशा दोनों अब यहां पर हम निकाल के देखते हैं। तो परिणामी का परिमाण निकालना है पहले। तो परिणामी का परिमाण तो परिणामी के परिमाण का जो फॉर्मूला है r इक्वल टू अंडर रूट में rx का वर्ग प्लस ry का वर्ग। तो ये परिणामी का परिमाण आ जाएगा। इसके अंदर वैल्यू जब पुट करेंगे हम तो देखिए Rx की जो वैल्यू थी वो 3 थी, 3 का वर्ग प्लस Ry की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 का वर्ग। इन दोनों का स्क्वायर करके देखते हैं क्या आएगा। तो अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि ये 12 हो गया। अंडर रूट 12 को जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। तो ये परिणामी का परिमाण आ गया 2 अंडर रूट 3। अब हम निकाल सकते हैं परिणामी की दिशा। परिणामी की दिशा भी निकाल सकते हैं। तो परिणामी की जो दिशा होगी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ry अपॉन rx, इसमें हम वैल्यू रखते हैं। ry की जो वैल्यू है हमारे पास tan इनवर्स ry की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट 3 और rx की जो वैल्यू है वो है 3। इसको और सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा और tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3 बराबर होता है 30 डिग्री या पाई अपॉन 6। यानी परिणामी जो गुजरेगा वो 30 डिग्री के एंगल पर गुजरेगा एक्स अक्ष के साथ, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए गुजरेगा। तो ये परिणामी का परिमाण आ गया। अब हमको आघूर्ण ज्ञात करना है जिससे क्रिया रेखा की स्थिति पता चल सके। चलिए अब हम यहां पर परिणामी की स्थिति ज्ञात करने के लिए आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं। आघूर्ण को हम जी से प्रदर्शित करते हैं और आघूर्ण हमें निकालना है मूल बिंदु O के सापेक्ष। तो यहां पर ये मूल बिंदु O है, इस मूल बिंदु O के सापेक्ष ये जितने भी बल हैं सबका आघूर्ण हमको निकालना है। आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो बल और जिस बिंदु से हम आघूर्ण निकालते हैं उस बिंदु से लंबवत दूरी का गुणनफल होता है, यानी बल और लंबवत दूरी। डायरेक्शन भी आघूर्ण के अंदर होती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है बल तो वो आघूर्ण धनात्मक रहेगा और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ऋणात्मक रहेगा। तो यहां पर जो ये डायग्राम हमारा बनाया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग हम उसकी डायरेक्शंस को देखेंगे। अब यहां पर आप ये देखिए कि जो मूल बिंदु O है इस O के सापेक्ष हमको आघूर्ण निकालना है। तो यहां से जैसे मान लीजिए कि AB बल है तो AB बल की इस मूल बिंदु से जो लंबवत दूरी होगी वो यहां से लंब डालने से मिलेगी इस तरीके से। तो ये लंबवत दूरी हो गई और ये दूरी सभी में समान होगी क्योंकि समषट्भुज की भुजा केंद्र से सब जगह पर समान है इस तरीके से। तो जब सब जगह से समान है तो हम इसको मान लेते हैं कि ये दूरी A है, यानी मूल बिंदु की समषट्भुजाओं से दूरी A अगर हम मान लेते हैं तो इन बलों के द्वारा हम आघूर्ण निकाल सकते हैं।
देखिए, माना मूल बिंदु O के परित या O के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग हम G मानेंगे, G है, तथा मूल बिंदु की समषटभुज से दूरी, समषटभुज की प्रत्येक भुजा से दूरी समान है, माना वह दूरी a है, तो हम उस दूरी को स्मॉल लेटर में a मान लेते हैं। तो अब हमको g की वैल्यू निकालनी है, तो g इक्वल टू आघूर्ण का मान, तो हमारे पास जो सबसे पहला बल है वो 1 है, यानी कि 1। देखिए, अब डायग्राम में मैं बताता हूं आपको किस तरीके से आघूर्ण हमको लेना है। देखिए, जैसे यहां पर ए बी बल है, तो ए बी के अनुदिश जो बल का परिमाण है वो 1 है, तो हमने बल ले लिया 1। अब मूल बिंदु से इस बल की तरफ आएंगे हम, और फिर ये देखेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो हम मूल बिंदु से गए ए बी की तरफ ही जा रहे हैं हम, और ए बी की तरफ जैसे ही पहुंचते हैं तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इस डायरेक्शन को हम नीचे घुमाएंगे, यानी हमारी डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है और ये नीचे मुड़ गई, तो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज होने की वजह से इस वाले बल का जो आघूर्ण होगा वो धनात्मक होगा, तो इसलिए हम पॉजिटिव रखेंगे, और जो दूरी हमने मान रखी है वो दूरी है a, तो इसके साथ इंटू हो जाएगा a का। नेक्स्ट बल हमारे पास 2 है, दूरी वही रहेगी a, लेकिन डायरेक्शन देखिए, दूरी सभी की a है और बल से उसको इंटू करना है। तो दोबारा देखिए, यहां से हम मूल बिंदु से इस 2 वाले बल की तरफ आएंगे, तो हम ये मूल बिंदु से चलते हुए 2 वाले बल की तरफ आए। अब कहां घूमेंगे? ऊपर की तरफ, क्योंकि सी बी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो यहां से नीचे आकर के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि इस तरीके से नीचे से आकर के ऊपर जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है, तो इसके लिए नेगेटिव साइन आ जाएगा वहां पर आगे, तो यहां पर ये नेगेटिव साइन आ गया। तीसरा बल हमारे पास 3 है, दूरी वही रहनी है a, और तीसरे बल की जो डायरेक्शन है वो हम देखते हैं ऊपर क्या है। तीसरा वाला जो बल है उसकी डायरेक्शन, हम बल से नीचे की तरफ आएंगे सीडी की तरफ, और फिर राइट साइड में मुड़ जाएंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी, ये धनात्मक रहेगी, तो ये धनात्मक रहेगी, इससे अगली वाली डायरेक्शन ऋणात्मक रहेगी, फिर उससे अगली वाली धनात्मक, और फिर ऋणात्मक, इस तरीके से चलेगी। अभी फिलहाल ये वाली जो डायरेक्शन है वो ऋणात्मक रहेगी, सॉरी धनात्मक रहेगी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहां पर ये प्लस का साइन आ गया, अगले वाले में नेगेटिव आ जाएगा 4 इंटू ए, फिर आ जाएगा प्लस 5 इंटू ए, और लास्ट में जो 6 की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और वो ऋणात्मक आ जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखिए, प्लस a माइनस का 2a प्लस का 3a माइनस का 4a प्लस का 5a और माइनस का 6a। तो प्लस की संख्या हमारे पास है a और 3, 1a और 3a 4, 4 और 5 9, और ये हो गया 4 और 6 6 12, यानी कि 9a तो प्लस का है और 12a माइनस का है, तो माइनस के 3a, ये हमारे पास आघूर्ण आ गया मूल बिंदु O के परित। तो हम इस तरीके से
आघूर्ण निकालना देखेंगे। अभी आगे हम और भी कई एग्जाम्पल लेंगे जिसके अंदर आघूर्ण की डायरेक्शन के हिसाब से हमको मान निकालने पड़ेंगे। तो जब भी हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा ऋणात्मक होती है आघूर्ण के लिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा धनात्मक होती है आघूर्ण में। ये आघूर्ण की डायरेक्शन है और सीधा सा तरीका है कि जिस बिंदु के सापेक्ष हमको आघूर्ण निकालना है उस बिंदु से बल तक आना है और बल जिस दिशा में घूम रहा है उस दिशा में घूमकर देखेंगे कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में। उसके हिसाब से प्लस माइनस को हम यहां पर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने आघूर्ण निकाल लिया। अब हमको ये बताना है कि जो परिणामी की क्रिया रेखा है वो कौन से बिंदु से गुजरेगी। तो बिंदु की स्थिति पता करने का फॉर्मूला होता है G अपॉन R। तो G अपॉन R के अंदर हम इस वैल्यू को रखेंगे। R की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। R की वैल्यू हमारे पास 2√3 आई है और G की वैल्यू हमने यहां पर लिख ली -3/3a। अब यहां पर जो ये मान माइनस में आया ये तो आघूर्ण आया है, लेकिन अब हमको दूरी निकालनी है। तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी तो हम यहां पर -3a की जगह पर +3a लेंगे क्योंकि हमको केवल दूरी पता करनी है। देखिए यदि परिणामी x अक्ष पर G अपॉन R दूरी से गुजरता हो तो G अपॉन R की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो परिणामी की स्थिति हो जाएगी। तो G अपॉन R इक्वल टू, तो G अपॉन R का मतलब G अभी हमने निकाला है 3a और R की वैल्यू हमारे पास है 2√3। इसको हमने सॉल्व किया, पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये दूरी निकाल रहे हैं हम। 3 को 2 बार अंडर रूट में लिख के एक बार इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा √3a और अपॉन 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो परिणामी का परिमाण है वो √3a/2 दूरी से गुजरेगा मूल बिंदु O से। तो यहां पर हमको इस प्रश्न के अंदर ये पता करना था कि जो भी बल दे रखे हैं एक तो उनको बल युग्म में समानयन करना है। देखिए निकाय O बिंदु के परित है सब कुछ, तो O बिंदु पर एक बल और एक बल युग्म में समायन करने का मतलब परिमाण और परिमाण की दिशा ज्ञात कीजिए और AB के ऊपर वह बिंदु ज्ञात करो जिससे ये परिणामी गुजरता है। तो ये जो हमने परिणामी निकाला है, परिणामी गुजरने वाली स्थिति G अपॉन R, तो ये G अपॉन R इक्वल टू √3a/2 आया है। तो ये वही दूरी है जहां से परिणामी गुजरता है। तो इस तरीके से हम परिणामी की स्थिति बता सकते हैं, परिणामी का परिमाण निकाल सकते हैं, परिणामी की दिशा भी निकाल सकते हैं। अगर किसी प्रश्न के अंदर परिणामी का समीकरण भी ज्ञात करना हो, क्रिया रेखा की स्थिति का समीकरण, तो क्रिया रेखा का समीकरण निकालने का सूत्र भी तुम्हें बता रखा है। G बराबर x ry और -y/x बराबर 0। इस तरीके से हम उसकी समीकरण निकाल सकते हैं और केवल स्थिति बतानी है तो G अपॉन R की वैल्यू जो भी आएगी वो उसकी स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा और कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सेंड कर सकते हैं, उसको मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट को मेरे साथ शेयर कीजिए, तो मैं हर संभव कोशिश करूंगा उसको दूर करने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।